प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मुझे जेपी शर्मा। उम्मीदें सचमुच उफान पर हैं। जिन उम्मीदों की वजह से मोदी सरकार 2.0 संभव हुआ, उन्हीं उम्मीदों की पहली कसौटी कल का बजट होगा, जिसको पहली महिला वित्त मंत्री पेश करेंगी। वैसे उम्मीदें हर साल बजट से होती ही हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। भाजपा की प्रचंड जीत ने एहसास कराया है कि मतदाता मोदी सरकार से नए भारत की आशा रखता है। नए भारत में चाहे वो महिलाएं हों, वो बेरोजगार हों, वो किसान हों, वो उद्योगपति हों, वो मध्यम वर्ग हो, वो युवा हों या वो मजदूर हों, देश का कोई भी नागरिक, हर कोई अपने सपनों की भागीदारी देखता है। इस नाते ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी सरकार भाग 2 के सामने सबको फील गुड कराने वाला बजट लाने की बड़ी चुनौती है। पहले की उम्मीदों से इस बार उम्मीदें किस तरह अलग हैं और इसके चलते सरकार के लिए ये बजट कितना चैलेंज भरा हुआ है, आज इसी पर चर्चा होगी प्राइम डिबेट में। पहले ही बिंदु, कल आम बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। मोदी सरकार 2.0 के आम बजट से लोगों की उम्मीदें उफान पर। लोगों को इनकम टैक्स के मोर्चे पर राहत की आस। उद्योग जगत को आम बजट से राहत की बड़ी उम्मीदें। छोटे कारोबारियों को कॉरपोरेट टैक्स में राहत की उम्मीद। बजट से ऑटो और रियल एस्टेट को बड़ी आस। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बजट से राहत की खासी उम्मीदें। रोजगार और एजुकेशन सेक्टर को लेकर युवाओं को बड़ी आस। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने के लिए हो सकते हैं अहम फैसले। हाउसिंग सेक्टर को मिल सकता है बड़ा तोहफा। गृहिणियों की उम्मीद महंगाई कम करने वाला हो बजट। संसद में पेश आर्थिक सर्वे में अर्थव्यवस्था की चुनौतियां और उपलब्धियों के बारे में बताया गया। आर्थिक सर्वे में वित्त वर्ष 2019-2020 में विकास की रफ्तार 7% रहने का अनुमान। 2018-2019 में जीडीपी की वृद्धि दर 5 साल के न्यूनतम स्तर 6.8% रही। सर्वे में आर्थिक वृद्धि के लिए अच्छी संभावनाओं की भविष्यवाणी की गई है। और प्राइम डिबेट में आज हमारे साथ अनंत चतुर्वेदी जी हैं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपभोक्ता परिषद के। पंकज मीणा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं हमारे साथ, और रघुवीर पुनिया साहब हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। पंकज जी, जैसे अप्रैल में दिल खोलकर लिया था, वैसे ही उम्मीद कर रहे हैं लोग कि कल दिल खोलकर आप देंगे भी। ऐसा होगा या आप कड़वी दवा पिलाएंगे कल? देखिए, हम एक बार अपने प्रीफेस देखा जाए, 2014 से 2019 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार थी जी, उसने बिल्कुल अपनी उम्मीदों पे खरा उतरने का पूरी कोशिश की, और मैं कहता हूँ बहुत हद तक अपनी उम्मीदों पे खरी उतरी। अगर हम देखें कि किस प्रकार से उन्होंने किसानों के लिए एक से एक अच्छी योजनाएं लाए, किसान सम्मान निधि योजना लाए, एमएसपी एक साथ दुगनी से तिगुनी तक उन्होंने एमएसपी कोशिश की, और एक परंपराएं को तोड़ा। किसानों की अगर देखें तो पहले स्थिति ये होती थी कि खरीफ की बुआई हो जाती थी, खरीफ की कटाई होने को होती थी, और तब एमएसपी घोषित होता था। और अब स्थिति ये है कि खरीफ की बुआई से पहले एमएसपी घोषित हो जाती है, रबी की बुआई से पहले एमएसपी घोषित हो जाती है, और जो तय मानक है और तय मात्रा है उसकी एमएसपी भी पूरी खरीद हो रही है। और अगर केवल किसानों की बात नहीं है, अगर हम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की देखें तो पिछली सरकार में हमने प्रधानमंत्री श्रमधन मान योगी योजना प्रारंभ की थी। उस योजना के माध्यम से हमने लाखों करोड़ों के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लाभान्वित करने की कोशिश की। पिछले सरकार की अगर हम बात करें तो किस प्रकार से हमने 60 साल से ऊपर के किसानों के लिए, 60 साल से ऊपर के मजदूरों के लिए, 60 साल से ऊपर के छोटे व्यापारियों के लिए एक से एक अच्छी योजनाएं लाई। और मैं इसी प्रकार से इस बात के लिए पूरी उम्मीद करता हूँ, पूरा विश्वास रखता हूँ कि इस बजट के अंदर भी समाज के सभी विभिन्न वर्गों को छूने के लिए सर्वस्पर्शी बजट आएगा, और निश्चित रूप से उस बजट के माध्यम से भारत विकास की ओर अग्रणी होगा। चतुर्वेदी जी, जैसा पंकज मीणा जी दावा कर रहे हैं, हालांकि इन दावों को इसलिए सच माना जाना चाहिए कि देश की जनता ने इन दावों पर मोहर लगाई है, लेकिन उससे अलग हम ये बात करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि सर्वस्पर्शी बजट आते रहे हैं मोदी सरकार के, और इसलिए कल आने वाला बजट भी सर्वस्पर्शी आएगा, ये माना जाना चाहिए। आप एक उपभोक्ता के नाते
जो मैंने जितने नाम अभी लिए थे, युवा, बेरोजगार, किसान, आम मध्यम वर्ग, मजदूर, जिसमें सब आते हैं, सब उपभोक्ता हैं, उनके नाते अगर हम देखें तो आप किस तरह से रेट करना चाहेंगे पिछले 5 साल में जो अर्थव्यवस्था बजट के हवाले से हमारी आगे बढ़ी, और उसी के हिसाब से कल के बजट को देखा जाना चाहिए? कैसे रेट करेंगे आप पिछले एक दौर को? देखो, उपभोक्ता के रूप में मतदाताओं ने झोली भरकर सरकार को दिया है, मोदी जी को दिया है, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि झोली भरकर जो समर्थन दिया उसके बदले कुछ मिलेगा। लेकिन इसका एक पहले बजट पेश किया जा चुका है, एक अंतरिम बजट पेश किया जा चुका है, और वो चुनाव से जाने से पहले पेश किया गया था। तो एक झलकी तो वो दिखा चुके थे कि क्या वो उनकी देने की मंशा है, और वो पूरी चुनावी तैयारी के हिसाब से उन्होंने दिया था। तो मुझे लगता नहीं कि अब बहुत ज़्यादा गुंजाइश उसके सिवा कुछ देने लायक बजट में बच रही है। हम ये मान रहे हैं कि जितनी सब बातें उस समय की गई थी, अगर उनको भी प्रभावी ढंग से इस पूर्ण बजट में लाया जाता है तो भी एक बड़ी उम्मीदें पूरी करने वाली बात होगी। साथ ही साथ इसमें ये भी जरूर है कि कुछ विसंगतियां उस समय देखने को आई थी। आम मध्यम वर्गीय तबके के लिए 5 लाख रुपए तक आयकर में राहत की बात की गई थी। बाद में पता लगा कि 5 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा होते ही वो पूरी छूट आपकी वापस ले ली जाएगी। तो वो जो कुछ विसंगतियां थी वो जरूर मैं उम्मीद करता हूं कि इस बजट में दूर की जानी चाहिए। बाकी एक लाइन पहले तय है और वो चुनाव में जाने से पहले करीब करीब वो बता चुके थे, तो उम्मीद ये की जा रही कि उसी के आसपास ये बजट आएगा। उम्मीदें बहुत है, लेकिन चूंकि अब ये नई सरकार का पहला बजट, और हमें याद होना चाहिए मोदी जी ने जब पिछली बार पहला बजट दिया था तो उसे जो अपने कड़वी दवाई का जिक्र किया था उसकी बात की थी। तो 5 साल के लिए एक अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की दिशा में भी कदम उठाने पड़ेंगे। बहुत सी मजबूरियां उसके साथ जुड़ी है। हालांकि ये एक अच्छी बात है कि अगले कुछ दिनों में फिर कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, तो वो भी एक दबाव है, और जिसके चलते हम उम्मीद कर सकते हैं कि बजट बिल्कुल निराश करने वाला भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ ये बात भी कहीं ना कहीं प्रासंगिक हो जाती है चतुर्वेदी जी के चुनाव जैसा कहा जा रहा है ना कि एक साथ चुनाव हो जाए पूरे देश में, तो मुझे लगता है कि शुरुआत के 3-4 साल तक तो लोग बजट के दिन टीवी खोलना पसंद नहीं करेंगे, कड़वी दवाइयाँ खाने के चक्कर में। आखिरी साल में बजट सबको लुभाएगा। खैर, पुनिया साहब, जो कहा पंकज जी ने उसमें सबसे जोर देकर इन्होंने किसानों की बात कही, और किसानों के लिए किसान सम्मान निधि एक अलग चीज़ है। किसानों की मूल रूप से जो उनकी बहबूदी है वो उनकी फसलों के दाम में छुपी हुई है, जो सीधा सीधा एमएसपी से जुड़ा हुआ है। एमएसपी पे आमतौर पर जो पिक्यूलियरिटी देखने में आती है, एमएसपी के प्रोविजंस तो हैं। इन्होंने कहा कि खरीद अभी बुआई होने से पहले उसका मूल्य तय कर दिया आपने, मूल्य तय कर दिया आपने। क्या बजट भी तय होता रहा इस अनुपात में? पुनिया साहब। जेपी सर, एमएसपी के अनुपात में बजट कभी भी तय नहीं हुआ। हमारी सरकारें एमएसपी तो घोषित कर देती हैं, लेकिन जो ही किसान एमएसपी के ऊपर बेचने के लिए जाता है तो सरकार के पास खरीदने के लिए कोई भी ऐसा तंत्र नहीं है कि जिससे वो उन फसलों को खरीद सके। खरीदने के बाद में वो क्या करेगी, उनका भंडारण कहाँ करेगी, और वो किसको बेचेगी, और वो वापस उपभोक्ता तक कैसे पहुंचाएगी, इसका उनके पास कोई भी वैकल्पिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हाँ। इस वजह से क्या होता है, जो ही किसान बेचने जाता है एमएसपी पे, तो जाते ही वो सबसे पहले तो क्वालिटी चेक करते हैं कि आपके ये फसल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसमें काला दाग है, इसका दाना कच्चा है, और फिर उसका पेमेंट टाइम पर नहीं मिलता। तो उसको इस तरह से ब्यूरोक्रेटिक जाल में फंसा दिया जाता है। तो किसान अपनी फसल को कम दाम में आड़तीये को और दूसरे व्यापारी को या अपने घर पर ही बेचना पसंद करता है। तो एमएसपी को लागू करने का मैकेनिज्म सरकार के पास कोई अच्छा मैकेनिज्म नहीं है, और या सरकार को व्यापारियों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए कि वो एमएसपी से कम में नहीं खरीदेंगे, जिसके अभाव में बजटरी प्रोविजंस भी किसी काम के नहीं रह जाते। ये कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बजटरी प्रोविजन होता भी कम है जेपी सर। जब आप इंटरिम बजट में या किसी भी बजट में देखेंगे, अभी देखेंगे हम कि एमएसपी के लिए किसानों के लिए कितने बजट का प्रावधान किया, तो बजट का प्रावधान कम होता है। उसके ऊपर एमएसपी पे अगर गवर्नमेंट के ऊपर दबाव आ जाता है, जैसे अभी अपने कोटा में लहसुन का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया था, तो सरकार क्या करेगी लहसुन का? सरकार के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, और बजटरी प्रोविजन भी नहीं है कि वो उस डेफिसिट की फंडिंग करके लहसुन महंगे दाम में खरीद के और बाजार में व्यापारियों को कम दाम में बेच दे। वो भी कोई प्रावधान नहीं है। ठीक बात है। और दूसरा बड़ा सवाल यहाँ ये है अनंत जी, हालांकि इस पर मैं बाद में आऊँगा, कि अगर जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया कि लहसुन की अतिरिक्त फसल हो गई, सरकार बड़ा दिल दिखाते हुए बजटरी प्रोविजन करते हुए पैसा देते हुए किसानों से वो खरीद भी ले, और वो अगर बेकार चला जाए, किसानों का तो भला हो गया, लेकिन बेकार चला गया, उस बेकार चले जाने वाले कमोडिटी का पैसा जो जाता है वो आखिरकार मध्यम वर्ग की जेब को भुगतना पड़ता है ना अनंत जी?
बिल्कुल, जो भी प्रावधान किए जाते हैं, सब्सिडी दी जाती है, वो जनता से ही वापस ली जाती है, कहीं बाहर से नहीं आती। तो ये बड़ी सावधानी के साथ देखने की जरूरत होती है कि कहाँ सब्सिडी की आवश्यकता है, कहाँ सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है। आम जनता को राहत देने की जरूरत हो सकती है। पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर हमेशा मामला उठता रहा है और ये पहले भी आता रहा। जीएसटी से पहले भी एक मुद्दा था कि सब चीजें जीएसटी के दायरे में लाई जाएगी, लेकिन पेट्रोल डीजल को बाहर रख दिया गया। तो मेरा मानना ये है कि आम आदमी को और मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए भी कुछ न कुछ नई चीजें इस बार इनको शामिल करनी चाहिए, ताकि जनता ने जिस भावना के साथ इनको वापस से वोट दिया है, आज जो नोटबंदी के बाद और जीएसटी आने के बाद जिस तरह जो मंदी आई है, व्यापारियों में बहुत हताशा है और आम आदमी तक उसको नुकसान उठाना पड़ा है, तो उसके बदले कहीं ना कहीं क्षतिपूर्ति भी इस बजट में की जानी चाहिए, ऐसा मध्यम वर्गीय तबके की इच्छा है। बिल्कुल ठीक बात है, और मैं इस पर थोड़ा सा विस्तार से बात करना चाहता हूँ पंकज मीणा जी। ये चर्चा होकर रह जाती है और इसके जो जवाब दिए जाते हैं वो ऐसे जवाब होते हैं जो जवाब मिल जाने के बाद भी आदमी का ज्ञान उतना ही रहता है जितना जवाब मिलने से पहले था। आप एक देश एक टैक्स की बात करते हैं, जीएसटी को हमने दीपावली की तरह जश्न मना करके लागू किया इस देश में, और यहाँ आकर हमारे पास कोई जवाब नहीं है इस बात का कि पेट्रोल डीजल के मामले में वैट क्यों, जीएसटी क्यों नहीं। ये बात इसलिए ज़्यादा प्रासंगिक है कि 2 रुपये अगर डीजल का मूल्य बढ़ जाता था पिछले दिनों में, जब रोज़ नहीं घटा करते थे दाम, उन दिनों में 2 रुपये अगर डीजल का मूल्य बढ़ जाता था तो सारी कमोडिटीज़ का, अनंत जी, उस वक्त ऐसा होता था कि नहीं होता था कि तमाम चीज़ों के ऊपर प्रभाव पड़ता था। परिवहन महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया। अब जब परिवहन को आपने महंगा कर रखा है, अलग से टैक्स के लिए कर रखा है ना पंकज जी, या कोई और बात है? किसी ने कसम तो दिला नहीं रखी, टैक्स के लिए कर रखा है, राजस्व के लिए कर रखा है, और राजस्व के लिए आपने उस चीज़ को वैट के दायरे में कर रखा है जिसकी हर आदमी को ज़रूरत पड़ती है। जो अपने घर से निकल के दफ्तर में जाता है और बहुत छोटी पगार लेकर के महीने में आता है, उस आदमी को भी पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, और वो कोसता है इस बात को कि सब जगह मैं इतना भारी टैक्स चुकाता हूँ, एक जगह तो कम से कम राहत दो। पंकज मीणा जी। जी बिल्कुल, देखिए जीएसटी के मापदंड तय करने के लिए, जीएसटी के स्लैब तय करने के लिए, दर तय करने के लिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है और उसी काउंसिल की मीटिंग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। ये बात ठीक है कि हमेशा मीडिया के द्वारा या आम बुद्धिजीवियों के द्वारा इस बात की लगातार चर्चा होती है। बात सही है कि ये जीएसटी काउंसिल का मामला है, लेकिन लेखा जोखा तो बजट होता है ना, साल में एक बार तो अपन खर्चे के, नफे के, नुकसान की बात करते हैं, इसलिए प्रासंगिक है बात यहाँ। नहीं, बिल्कुल प्रासंगिक है। मैं उसी आपकी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर रहा था जी। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में आज तक किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने ये विषय नहीं उठाया। मैं इसका एक दूसरा पहलू भी आपके सामने चर्चा में लाना चाहूंगा। राजस्थान को एक साल के अंदर पेट्रोल डीजल के वेट के माध्यम से 1,65,000 करोड़ रुपए की आमदनी होती है राजस्थान सरकार की, और मैं ये समझता हूं कि ये जो रकम है ये अपने आप में पर्याप्त है राजस्थान के विकास को 2 कदम आगे बढ़ाने के लिए। अगर हम इसको क्या कहना चाहिए अपने जीएसटी के दायरे में लाते हैं तो कहीं ना कहीं इस आमदनी के ऊपर असर पड़ेगा और जो राजस्थान के विकास के ऊपर भी असर डालेगा। अगर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जीएसटी काउंसिल में इस विषय को रखते हैं कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाया जाए, तो मैं समझता हूँ जीएसटी काउंसिल इसका शायद स्वीकार करेगी। पर अभी तक कहीं से भी, मैं केवल भाजपा शासित या गैर भाजपा शासित राज्यों की बात नहीं कर रहा, गैर भाजपा शासित है कितने? अब तो आप ही के मुख्यमंत्री ने, अरे सर चारों तरफ से लोग लहरा रहे हैं, हर प्रदेश में तो आपका झंडा ऊंचा है। नहीं देखिए, ये लोग हैं। निश्चित रूप से आज देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास व्यक्त कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के विकास के मॉडल में विश्वास व्यक्त कर रही है, और आज यही कारण है कि आज एक बड़े बहुमत के साथ हम केंद्र में हमारी सरकार है और लगभग 17 राज्यों के अंदर हमारी सरकार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है पंकज जी कि लोग महंगा डीजल या पेट्रोल चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, महंगा डीजल पेट्रोल नहीं चाहते, और डीजल पेट्रोल की दर तय करने के लिए 2012 से जो परंपरा चली आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार ने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। और मैं समझता हूं कि जीएसटी काउंसिल में अगर किसी मुख्यमंत्री ने बात रखी तो जरूर इसका समाधान इसमें भी कुछ करिए सर। इसमें लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, मेरा सिर्फ इतना कहना है। मैं आयकर पर आता हूं, जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है आम आदमी का। शुरू से आखिर तक आदमी इस इंतजार में, मेरा जितना अनुभव है, बजट सुनता है कि देखिए टैक्सेशन में क्या होता है, आयकर में कितनी छूट मिलती है। और जैसा आनंद जी ने कहा, आपने 2.5 लाख से 5 लाख तक तो कुछ भी नहीं है, 5 लाख 1 रुपया हुआ या शायद 5 लाख ही हो गए तो उसको टैक्स देना पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में आप लोगों को कर चोरी के लिए प्रेरित नहीं कर रहे क्या? पहली बात। दूसरी बात, इस पिक्यूलियरिटी को दूर करने के लिए क्या आप लोगों ने नहीं सोचा कुछ? पंकज मीणा जी क्या, एक मिनट, मैं पहले पूनिया जी से पूछूं। पूनिया जी, ये जो स्लैब बनाया गया है जिसमें एक क्लॉज रखा गया है कि 5 लाख तक कुछ नहीं, 5 लाख होते ही आपको 10% देना पड़ जाएगा, तो वो भी 2.5 लाख से काउंट करेंगे, 2.5 लाख से काउंट करना शुरू कर देंगे। 2.5 लाख रुपए का 10% गया सीधा सीधा। ये कितना तार्किक लगता है?
जेपी सर, मैं हल्का सा पहले जीएसटी पर बोलकर फिर इस पे आता हूँ जी। जीएसटी जब सरकार लेकर आई उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा था, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए संविधान में संशोधन हो चुका। जो जीएसटी एक्ट है उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट में लाए जा सकते हैं। अब केंद्र सरकार की और जीएसटी ये स्वीट विल है कि वो जब चाहे तब पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में ला सकती है। अब मैं कर की दरों पर बात कर रहा हूं। कर की दरें जो ही 5 लाख रुपए, 5 लाख से ऊपर 1 रुपया भी हो जाती है तो 2.5 लाख रुपए से ही कर की दर शुरू हो जाती है। तो इसमें 2 खामियां हैं जेपी सर जी। एक तो 5 लाख से ऊपर होते ही उसके 2.5 लाख रुपए से टैक्स लगना शुरू हो जाता है। हाँ। तो कर का जो बेसिक स्लैब है ये इनको 5 लाख कर देना चाहिए। 5 लाख से कम वालों को किसी को भी टैक्स नहीं लगना चाहिए, और 5 लाख 1 रुपया हो जाए तो उस 1 रुपए से टैक्स लगना शुरू होना चाहिए। दूसरा, जो टैक्स का जो दरों का ढांचा है उसमें भी विसंगति है। पहली रेट है 5%, दूसरी रेट है 20% और तीसरी रेट है 30%। तो जो 5 और 20% की रेट में जो 15% का गैप है ये ज्यादा है। 2 स्लैब के बीच में 10% से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो पहला 5, दूसरा 15 और तीसरा 25 होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, कंपनीज हैं, उनकी मैक्सिमम टैक्स की रेट है वो 25% कर दी है मोदी सरकार ने पिछले रिजीम में। हाँ। तो अब हमारी इंडिविजुअल की और पार्टनरशिप फर्म्स की भी ये डिमांड है कि उनकी भी मैक्सिमम रेट है वो 25% कर दी जाए। उनकी 30% है। उनकी 30%। तो फिर पंकज जी क्यों नहीं कॉर्पोरेट प्रेम के आपके ऊपर आरोप लगे? नहीं, बिल्कुल यही बात ठीक है कि कहीं ना कहीं टैक्स में विसंगति हो सकती है, और मैं समझता हूँ विकास के मॉडल के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो हमेशा कमी को सुधार करने की गुंजाइश होती है। और इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बजट के अंदर इस प्रकार की सुधार की पूरी गुंजाइश है, और इस प्रकार के कई सुधार आपको देखने को निश्चित रूप से मिलेंगे। चूंकि हम लोग सब इस बात को अच्छे से जानते हैं, बजट घोषणा होने से पहले वित्त मंत्री हमेशा अलग अलग समितियों के साथ में बैठते हुए, जो बजट परामर्शदात्री समितियां होती है उसमें बैठते हैं, और उसमें सीए हो चाहे किसान हो, सबसे अलग अलग राय आती है, और इन रायों के आधार पर ही बजट बनाया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कल बजट आने वाला है उसमें इस प्रकार के सभी सुधार समावेश होगा। ठीक है। अनंत चतुर्वेदी जी, जैसे नोटबंदी एक सुधार के लिए उठाया गया कदम बताया था भाजपा की पहली सरकार ने, नरेंद्र मोदी की पहली सरकार ने केंद्र में, जिससे हर आदमी, हर आमो खास, हर अमीर और हर गरीब प्रभावित हुआ था, और लोग कहते हैं कि दुष्प्रभावित हुआ था। उस तरह से एक वो काम क्या हो सकता है जिससे सबके जख्मों पर मलहम लग जाए, जिससे सबके मुंह से वाह निकले? अनंत जी। सीधे तौर पर जैसे पेट्रोल डीजल की हम बात करते हैं वो तो सीधे सबसे जुड़ा हुआ सवाल है ही। दूसरा, मेरा ध्यान इस ओर में ले जाना चाहूंगा कि मैकेनिज्म ऐसा बनना चाहिए कि जब रेट कम होती है किसी चीज की उसका लाभ कंज्यूमर को नहीं मिलता। बीच में हमने देखा चना महंगा हो गया, दालें महंगी हुई, 120 रुपए किलो हो गई, तो नमकीन के दाम बढ़े। चना वापस 50 रुपए किलो आ गया, नमकीन का दाम वहीं का वहीं है। तो एक ऐसा मैकेनिज्म भी बनाने की जरूरत है मूल्य निगरानी या नियंत्रण के लिए, जिससे वापस राहत जब मिलती है तो उसका लाभ भी उपभोक्ता तक पहुंच सके। उसके संबंध में भी काम किए जाने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात है। आपके नज़रिए से रघुवीर पूनिया जी? मेरे नज़रिए से जो ये नोटबंदी जितना बड़ा कदम था ना, तो उस समय एक व्हाट्सएप पे मैसेज बहुत चला था जेपी सर कि अब इनकम टैक्स को अबोलिश कर दिया जाएगा। हाँ। और देश में ये जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है ये खत्म हो जाएगा, और जो ही बैंकिंग ट्रांजैक्शन करेंगे तो 0.25% या एक बहुत कम रेट से टैक्स लग जाएगा, तो जिससे रिटर्न भरने का और वो झंझट खत्म हो जाएगा और दोबारा से ब्लैक मनी जनरेट नहीं होगी। अगर आपने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देखी हो तो सबसे ज्यादा ब्लैक मनी अब की बार लोकसभा के इलेक्शन में पकड़ी गई है। अगर नोटबंदी अकेली उसका इलाज होती तो लोकसभा के इलेक्शन में इतनी ब्लैक मनी कहां से आ गई? सही बात, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है पंकज मीणा जी, ये सब चुनौतियां तो है ही, अच्छी बात है कि आप कम से कम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन ये समझाइए कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर बजट बनाते वक्त, आपकी सरकार के ऊपर ये भी दबाव रहा होगा कि न्याय की घोषणा की थी राहुल गांधी ने, जिसको खारिज करके आपको लोगों ने सरकार में बिठाया 72,000 रुपये की। राहुल गांधी ने कहा था कि 3 साल तक नए स्टार्टअप पे न लाइसेंस लेना पड़ेगा, ना कोई कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, ना टैक्स देना पड़ेगा। तो जिन वादों को लोगों ने दरकिनार करके आपको वोट दिया है, कम से कम उतना तो आप देंगे। देखिए, देश की जनता कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का चरित्र अच्छे से समझ सकी है। मैं लोकसभा चुनाव नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव की बात करूंगा, जहां आपने 3 राज्यों के चुनाव के अंदर बड़ी बड़ी घोषणाएं करी कि किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और आज स्थिति ये हो गई कि पिछले 6 महीने के अंदर जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है,
किसानों का कर्ज तो माफ नहीं हुआ, परंतु 40 से अधिक किसानों ने आत्महत्या कर ली और बाकायदा अपने आत्महत्या नोट के अंदर ये लिखा कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कर्ज माफ करेंगे और कर्ज माफ नहीं हुआ, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। ये अब राजस्थान के साथ पहली बार ऐसा देखने में आया है कि इतनी बड़ी संख्या अंदर के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो कांग्रेस तो हमेशा खासकर दबे कुचले दलित वर्गों को, किसानों को, मजदूरों को बरगलाने का काम करती है और उसी का प्रभाव है कि आज कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पे हो गई और हाशिए पे नहीं पूरे देश में अप्रासंगिक हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी का विकास का मॉडल एक अलग प्रकार का मॉडल है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हम आजादी के 70 साल तक अभी भी देश के अंदर ऐसे गांव थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऐसे गांवों के अंदर बिजली पहुंचाने का काम किया और आज मैं इस बात को बड़े सहज से खुशी के साथ घोषणा कर सकता हूं कि आज देश में एक भी ऐसा रेवेन्यू विलेज नहीं है जिसके अंदर बिजली नहीं हो। और रेवेन्यू विलेज की बात आ गई, अब देखिए आप ये कह सकते हैं कि एक भी गांव नहीं है ऐसा जहां बिजली नहीं है। नहीं, बिल्कुल रेवेन्यू विलेज की बात है। गांव और रेवेन्यू विलेज की परिभाषा सेम होती है। देखिए आप दोनों कंफ्यूज नहीं हो सकते। ऐसे हजारों गांव है इस देश में जो राजस्व गांव नहीं है, गांव है लेकिन राजस्व गांव नहीं है। मैं अब तक तो देखो कि किसान का बेटा हूं, गांव से रिलेट करता हूं। मैं अब तक तो ये सुनता आया था कि कोई गांव का नाम है, फलाना गांव है और वो गांव अस्तित्व में नहीं है। ये पहली बार सुन रहा हूं कि कोई गांव का नाम है और वो रेवेन्यू विलेज नहीं है। ऐसा नहीं है। परंतु जहां नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने पहले से कार्यकाल के अंदर प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया, वहीं उन्होंने घोषणा करी कि 2023 तक हम प्रत्येक घर तक बिजली पहुंचाएंगे। और निश्चित रूप से जो नरेंद्र मोदी सरकार ने घोषणा की है उस पर काम चल रहा है और 2023 तक प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाने का काम होगा। ठीक है, चलिए ठीक है पंकज जी, कल आ जाएगा बजट। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि कल बजट आ जाएगा, उसके बाद आप भी मुस्कुरा रहे होंगे और हमको भी मुस्कुराने का मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।